So dear, let's get started with a new chapter today. Put down the name, that is thermodynamics, which is also known as chemical energetics. What do we mean by this chapter, बेटा? ये वो साइंस है जिसमें हम डील करते हैं एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज और उन एनर्जीज के आपस में क्या रिलेशन है। तो इस चीज को जब हम पढ़ते हैं तो हम कह रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब व्हेन एनर्जी इज इन मोशन, थर्मोडायनेमिक्स। इज दैट क्लियर? तो टेम्परेचर के डिफरेंस के बिना एनर्जी का मूवमेंट नहीं हो सकता। जब अगर टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी मूव नहीं करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये एनर्जी मूव करती है, इसने नाम डाला है थर्मो। जब भी टेम्परेचर चेंजेस होंगे तो एनर्जी चेंजेस भी पैदा होंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखिए द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different forms of energy and their quantitative relationship बल्कि ऐसे लिखना एंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम is known as thermodynamics. इसी थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। चलो एक बहुत सिंपल से बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। बेटा जैसे हमारे पास कोई वेसल है, उसमें आपने पानी भरा, आपने जाकर अपनी गैस जलाई और वहां पे उस पानी को जो आपने एक टम्बलर के अंदर ले रखा है उसे रख दिया, तो थोड़ी देर बाद वो पानी गर्म होगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, यानी हीट ट्रांसफर हुआ है। तो जो पानी शुरुआत में ठीक ठीक टेम्परेचर पे था, जब उसने हीट एब्जॉर्ब करी, जब आपने उसे बर्नर पे रखा तो वो गर्म हो गया। तो ये पानी का गर्म होना यानी पानी सिस्टम है। पानी क्या है? सिस्टम, जिसमें हीट का आना जाना लग रहा है, राइट। सराउंडिंग क्या है? अब मान लो उसी जहां पे आप खड़े, जहां पे आपने वो गैस बर्नर के ऊपर पानी को गर्म करने के लिए एक वेसल में जो रखा है, उसके चारों ओर जो भी चीजें हैं, जो भी आप हुए, कोई चम्मच रखी है वो हुआ, या आप किसी लैब में हो तो जितना भी एपरेटस रखा हुआ है वो सब क्या हो गई उसकी सराउंडिंग। वो सब चीजें क्या हो गई उसकी सराउंडिंग। और जो आपने वेसल रखा है उसमें जो पानी रखा है, और यहाँ पे ये सराउंडिंग है, मान लो यहाँ कोई स्पून पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई भी और आप खड़े हुए हैं, तो ये सब क्या है? ये सब हो गए सराउंडिंग। तो जो वेसल की दीवारें हैं, जिसने उस वाटर को अलग कर दिया सराउंडिंग से, इसको हम कहते हैं बाउंड्री। ये वो बाउंड्री है जो सराउंडिंग को सिस्टम से सेपरेट कर रहे। इज दैट क्लियर? सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, आई सपोज इट्स क्लियर। तो जरा लिखिए, सिस्टम is defined as that part of the universe which is under investigation। पानी गर्म करने के लिए जिस भी वेसल में आपने बर्नर के ऊपर रखा, वो पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो वाटर इज द सिस्टम।
डन। सराउंडिंग को लिखो अब। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सिस्टम को छोड़कर जो भी और कोई चीज मौजूद है उसे हम कह रहे हैं दैट इज द सराउंडिंग। अदर देन द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। और बाउंड्री क्या है बेटा? द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। पता है आपको, हम लोग जो है, वी ह्यूमन बींग्स, डू वी एक्सचेंज गैसेस? यस वी डू। हाउ? हम इनटेक किसका करते हैं? हम किसे अंदर लेते हैं? कौन सी गैस को? ऑक्सीजन। एंड वी गिव आउट CO2। तो हमारे अंदर से भी तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो हम भी थर्मोडायनेमिक के एक सिस्टम है। और हमारी जो स्किन है, हमारी जो पूरी बॉडी है, जो हमें आउटलाइन देती है, वो है बाउंड्री। और बाकी सारे लोग क्या हो गए? जो भी बाकी सब है, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? सराउंडिंग्स। इज दैट क्लियर बेटा? तो यानी हम कहते हैं सिस्टम किससे बनता है, यानी सिस्टम और सराउंडिंग्स। सिस्टम जिस भी चीज से बनता है उसके चारों ओर जो सराउंडिंग होती है, ये दोनों को एक साथ हम कहते हैं यूनिवर्स। डन दिया? हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओपन सिस्टम, अब हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। अब ओपन सिस्टम की बात करते हैं बच्चे। देखो मैं तीनों का मतलब बताती हूँ, जरा प्लीज ध्यान से सुनो, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। ओपन सिस्टम में और क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज आपने गैस बर्नर को ऑन किया और एक वेसल लेकर आए, उसमें पानी रखा और बिना ढके उसे आपने बर्नर के ऊपर रख दिया। तो बताओ क्या पानी गर्म होगा कि नहीं? ठीक है, पानी गर्म होगा। फाइन बच्चे। और दूसरी बात ये बताओ, अगर तुमने मान लो बड़ा सा एक वेसल लिया है जिसके अंदर आपने 10 ग्लास पानी डाले और कवर नहीं कर रखा और गैस ऑन कर रखी है, तो क्या जब आप गर्म पानी जब वो हो जाएगा और उसे वापस उन 10 ग्लासेस में पलटोगे तो पूरे 10 ग्लास ही बनकर आएगा? नहीं, कुछ भाप बनकर उड़ जाएगा। तो यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी चेंजेस के साथ साथ मैटर चेंजेस भी हो। एनर्जी चेंजेस का मतलब पानी पहले ठंडा था ऐसे मान लो, फिर वो गर्म हो गया तो एनर्जी चेंज हुआ। पानी पहले 10 ग्लास लिया था लेकिन अब मान लो 9.5 ग्लास निकल कर आया, तो इसका मतलब कुछ मैटर उड़ गया, कुछ पानी उड़ गया, तो मैटर का चेंज भी हुआ और एनर्जी चेंज भी हुआ। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। ठीक है, तो लिखिए जरा। ओपन सिस्टम में इन दिस सिस्टम
there is an exchange of energy and matter between the system and the surroundings. Yani the presence of reactants in an open beaker is an example of an open system. अब सेम आप ऐसे समझो, आपने एक वेसल लिया, उसमें पानी लिया, गैस बर्नर को ऑन किया, उस वेसल को पानी के समेत आपने ऊपर रख दिया गैस बर्नर के ऑन कर, लेकिन इस बार ढक दिया, इस बार आपने ढक दिया, तो बताओ पानी गर्म होगा कि नहीं? पानी गर्म तो होगा, लेकिन क्या मैटर एक्सचेंज पूरी तरह से हो पाएगा? नहीं। आप कहोगे मैम भाप बनेगी, लेकिन वो ढक्कन से टकराकर वापस आ जाएगी, धीरे ही सही मगर आ जाएगी, इजंट इट डियर? तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी का चेंज हो मगर मैटर का नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। तो लिखिए जरा इसके अंदर, इन दिस सिस्टम there is no exchange of matter, but exchange of energy is possible between the system and the surroundings. Example है, the presence of reactants in a closed vessel made of conducting materials such as copper or steel. अब है आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए मान लीजिए कोई आपके घर में बीमार है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आपकी मम्मा ने एक काम किया, 4-5 ग्लास या मान लो 4-5 कप, 5 कप चाय बनाई, एक थर्मो फ्लास्क में डाला और आपसे कहा कि जाके से हॉस्पिटल ले आओ, और उसे अच्छी तरह से बंद कर दिया। अब आप गए, आप अच्छे बच्चे हैं, आप सीधे हॉस्पिटल गए, बीच में कहीं रुके नहीं, ये नहीं कहीं छोले भटूरे दिखे तो कहा कि भाई खा के चलते हैं वहां पर, तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप एक अच्छे बच्चे हैं, आप सीधे आपने वो उठाया थर्मो फ्लास्क और आप लेकर उसे हॉस्पिटल पहुंच गए। अब मान लीजिए वहां पे 4 या 5 लोग बैठे हुए हैं जो चाय का इंतजार कर रहे हैं, तो आपने 5 कप निकाले और आपने उस चाय को पोर किया और आपने उनको दे दिया। व्हाट डू यू थिंक, चाय ठंडी हो जाएगी? नहीं, चाय ठंडी नहीं हुई, यानी कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ। जितनी जैसे आपकी मम्मा ने गर्म चाय भरी थी, वही गर्म चाय वहां पे बाहर निकल रही है। दूसरी चीज, अगर 5 कप चाय भरी थी, क्या वो 4 कप रह गई? 3.5 कप, 4.5 कप? नहीं ना, उतनी आएगी ना जब तक तुमने ना पियो खोलकर बीच में से, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो व्हाट आई मीन टू से, सिस्टम जिसमें ना तो मैटर का चेंज हो ना एनर्जी का चेंज हो, जितना लेकर चले उतना मिला, जितना गर्म लेकर चले उतना गर्म मिला, इस चीज को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गई बात? तो लिख लीजिए, द सिस्टम वेयर देयर इज no exchange of energy
or matter between the system and the surroundings is called an isolated system. इसका एग्जाम्पल लिखना, presence of reactants in a thermoflask or any other closed insulated vessel. तो यानी क्लोज में, ओपन में और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या क्या बातें मिली? ओपन सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होगा, क्लोज सिस्टम में भी एनर्जी चेंजेस पाए गए, आइसोलेटेड में नहीं। मैटर चेंजेस ओपन में पाए गए, मैटर चेंजेस क्लोज में नहीं हुए और आइसोलेटेड में भी नहीं हुए। ये डिफरेंस है इन तीनों के अंदर। अब हेडिंग डालिए बेटा, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक्रो माइक्रो सिस्टम की मतलब मतलब ऐसे समझो, जैसे तुम्हें एक कमरा दे दिया जाए। अब एक कमरे में हो सकता है पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स, कितने आयंस या क्या क्या चीजें हो। अब तुमसे कहा जाए हर एक माइक्रो पार्टिकल की एनर्जी मेजर करो, यानी जितने एटम्स हैं उन सब की, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी, उन सब की। तो कैन यू से दैट इट इज पॉसिबल इन वन लाइफ? नहीं। हर एक एटम, जितना भी कण मिल रहा है, छोटे से छोटा कण, उस हर एक की एनर्जी मेजर करो। तो बेटा इज इट पॉसिबल? नहीं। मैक्रो क्या होता है? जब सबको एक साथ देखते हो, इंस्टेड ऑफ सीइंग दैट रूम के अंदर कितने एटम्स हैं, एक रूम को ही पूरा सिस्टम मान लो। समझ रहे हो? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारे एक रूम के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स के कलेक्शन को, उनके पूरे एक ग्रुप को ही तुम एक पार्टिकल मानकर चलो, इसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेटा क्योंकि एनर्जी इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? एनर्जी इन्वॉल्व है, तो इसलिए इट इज इम्पॉसिबल कि हर एक कण का हम लोग एनर्जी निकाल पाए। तो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक सिस्टम वी डील विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। समझ में आ गई बात? तो यहां लिखिएगा, अ सिस्टम containing a large number of chemical species, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इन सबको एक साथ ट्रीट करो तो इट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो वी डील विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो कौन से सिस्टम्स को स्टडी करते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को, नॉट माइक्रो। तो हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को क्योंकि हम स्टडी करते हैं, इससे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की अब हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को गवर्न करती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो हम उन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम क्लासिफाई करते हुए उनके डिफरेंसेस पढ़ते हैं। करें? ओके। तो क्लासिफिकेशन
of macroscopic properties. एक तरफ लिखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक तरफ लिखिएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलो, जैसे आप मानो इस वक्त आप जहां कहीं भी बैठे हो, सपोज मान लेते हैं आप एक रूम में बैठे हो, तो उस रूम का टेम्परेचर सपोज टी है, टेम्परेचर टी है। अगर मैं उस रूम के दो पार्ट्स कर दूं, तो क्या उसका टेम्परेचर आधा आधा हो जाएगा, आधे आधे पार्ट्स का, या पूरा टी टी रहेगा उन हाफ हाफ रीजन्स का भी? पूरा टी टी रहेगा। इसका मतलब रूम कितने पार्ट्स में बट गया, इस बात से उस प्रॉपर्टी को कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई उस प्रॉपर्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर से गवर्न नहीं होती कि कितना हिस्सा मेरे अंदर आया है, मैं इसके हिसाब से बट जाऊं, जब प्रॉपर्टी ऐसी चीज नहीं सोचती, तो वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। और ऐसी प्रॉपर्टीज को हम इंडिपेंडेंट वर्ड से ही पहचानो, कौन सी होंगी? इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन जब मैंने इस रूम को दो पार्ट्स में बांटा, माना उन दो पार्ट्स का टेम्परेचर तो टी टी रहा, लेकिन क्या वॉल्यूम पूरी, जब वॉल्यूम अगर रूम की वी थी, तो अब भी उन आधे आधे पार्ट्स की वॉल्यूम वी रहेगी? v/2 नहीं हो जाएगी? तो वॉल्यूम को मैटर करता है कि कितना मैटर उसके अंदर, कितना रीजन उसके अंदर आया। तो वॉल्यूम मैटर के ऊपर डिपेंडेबल है, अमाउंट के ऊपर डिपेंडेबल है, तो उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? अच्छा, जरा सोच के बताना। डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी। पानी तुम नल का भर के लाओ, पानी तुम ओशन का भर के लाओ, पानी तुम किसी कुएं से भर कर लाओ, पौंड से लाओ, लेक से लाओ, पानी की डेंसिटी तो बेटा कांस्टेंट रहेगी। नहीं तो आपको बचपन में ही पढ़ा दिया जाता, डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम डेंसिटी ऑफ पॉन्ड वाटर। कभी ऐसे पढ़ा? नहीं। तो डेंसिटी भी मैटर पे डिपेंड नहीं करती, ना नेचर पे डिपेंड करती। यानी मैं एक ग्लास भरकर पानी लाऊं या मैं एक चम्मच पानी लाऊं, दोनों की डेंसिटी सेम है। तो डेंसिटी क्या हुई? अगेन मैटर के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव। अब मास की बात कर ले, MASS। बोलते हम मास है, एक्चुअली बोलना चाहिए मैस, लेकिन चलो, जो मास है हमारा, ठीक है। अब आप बताओ, मैं एक ग्लास भरकर पानी लाई हूं और एक चम्मच पानी लाई हूं, तो आप बताइए दोनों का वेट एक सा होगा? दोनों का मास एक सा होगा? नहीं ना। मैटर पे डिपेंड कर गया ना। मैम आप क्वांटिटी एक जगह कम लाए हो, एक जगह ज्यादा लाए हो, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव। समझ में आ गई? ये फर्क होता है इंटेंसिव का, इंटेंसिव शब्द से ही निकालो इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर। ओके, तो चलिए जरा लिखते हैं हम इन्हें। दीज आर द प्रॉपर्टीज which depend upon the quantity of matter contained in the system. Example: mass, volume, heat capacity, इंटरनल एनर्जी। ये भी आप पढ़ोगे बेटा, सारी चीजें, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब पढ़ोगे, यही सिलेबस है आपका इस चैप्टर का। एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। और यहां लिखिए द प्रॉपर्टीज which depend only upon the nature of the substance and are independent of the amount of substance
present in the system. Example, temperature, pressure, viscosity, density, freezing point, boiling point, etc. Done? हो गया? अब सुनो बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैस अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में अगर रिलेशन देखो तो मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जब रेशियो आता है तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनती है, रिमेंबर। यानी डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और मास और वॉल्यूम हमारे पास दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर बेटा? नोट करके पॉइंट लिखो। Excuse me. So now dear, put down the heading state functions and state variables. देखो बच्चे, जब भी आप किसी सिस्टम को डिफाइन करते हो, सिस्टम मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नैनीताल को डिफाइन करने लगूं, तो मैं उसको कैसे बोलूंगी? भाई नैनीताल का टेम्परेचर इतना है, इजंट इट? सबसे पहले मैं बोलूंगी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जगह कितनी है, ऐसे करके बोलेंगे। तो ऐसी एक छोटी सी बात बता रही हूँ, थर्मोडायनिक्स में जब भी हम किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो हम उसके तीन पैरामीटर्स नोट करते हैं: टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। क्योंकि अभी हम एक केमिस्ट्री के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में मास भी रोल प्ले करता है। उसका मास कितना है, ठीक है? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, क्या मतलब, सॉर्ट ऑफ। तो जब हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास की बात करते हैं, जनरली हम मास को बेटा कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो ये तीन पैरामीटर्स हमारे फिक्स हो जाते हैं जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है: टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अब आप एक बात बताओ, सपोज हम दो इंसानों को ही कंपेयर करें, तो क्या उन दोनों का बॉडी टेम्परेचर एक सा आएगा? कभी कभी होता है ना, कुछ लोग को हल्का हल्का टेम्परेचर रहता ही है, 99 रहता ही है, और कुछ का नॉर्मल होता है, उनको नहीं रहता। तो ये हर इंसान का अपने आप में एक अलग सिस्टम है, अपनी अपनी उनकी बायोलॉजिकल मतलब सिस्टम डिफरेंट है। ऐसी केमिस्ट्री में अगर आप दो रिएक्शंस को कंपेयर करोगे, या जैसे दो लिक्विड्स को गर्म करना है उन्हें कंपेयर करोगे, तो एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। हो सकता है उनके बीच में प्रेशर डिफरेंसेस अलग हो, उनकी वॉल्यूम अलग हो एक सर्टेन टेम्परेचर पर आकर। तो इसलिए सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं, जब हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम से, जो कि कभी फिक्स नहीं होते हर सिस्टम की, इसलिए हम इन तीनों को कहते हैं दीज आर स्टेट वेरिएबल्स। व्हाट आर दीज बेटा?
स्टेट वेरिएबल्स ये अलग अलग होते हैं हर सिस्टम के। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो मेन क्या है, स्टेट फंक्शन क्या होता है? अब सोचो, थोड़ा ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप सबसे ये कहना है कि आपको कल इतने बजे मेरे कोचिंग पर आना ही आना है। सपोज मैं कह दूं 10 बजे तक यहाँ पहुंचना है, तो सारे बच्चे मान लो यहाँ पर आ गए। अब हो सकता है कोई कंकड़खेड़ा से आया है, हो सकता है कोई पल्लवपुरम से आया है, हो सकता है कोई साकेत से आया है, हो सकता है कोई सदर से आया है। तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है हर एक की इनिशियल स्टेट जानना? नहीं। तो मैं क्या करूंगी बेटा, सिंपल सिंपल सी बात करते हैं, आप अपने घर से चले, वो घर जहां पर भी था, और आप मेरी जगह पर आ गए, यानी मैंने आपकी इनिशियल पोजीशन एक फिक्स कर दी और एक फाइनल पोजीशन अपनी फिक्स कर दी। और मैंने कहा इन दोनों का हम क्या नोट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, और मैंने वो वैल्यू निकाल कर रख दी। जब मैं किसी प्रॉपर्टी को इनिशियल और फाइनल लेवल से पढ़ूंगी तो मैं यानी उस प्रॉपर्टी को स्टेट फंक्शन की तरह पढ़ रही हूं। अगर मैं ये बात करूं, जैसे अब सुनो दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा कि इस एक कमरे में हमने हीटर जला दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये कमरा गर्म हो गया। अब हो सकता है कि मैं ही इस कमरे से बाहर गई, बार बार दरवाजा खुला, हीटर की कुछ हीट कम हुई। हो सकता है तुम भी बाहर गए, फिर हीट कम हुई। हो सकता है कि तुम एक हीटर और ले आए और हीट बढ़ गई। हो सकता है यहाँ पे 50 लोग और आ गए तो अब हीट के ऊपर असर पड़ गया। यानी मैं बार बार क्या कर रही हूँ, चेंजेस पैदा कर रही हूँ। तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है हर एक मोमेंट पर इस एक कमरे में कितनी हीट एनर्जी है उसे मेजर करना? नहीं। तो जब हम ये कहेंगे कि भाई 1 घंटे पहले इस कमरे की हीट एनर्जी 100 थी, अब थोड़ी 1 घंटे बाद 70 रह गई, या कह सकते हैं 150 हो गई, तो मैंने दोनों का डिफरेंस पढ़ लेना है, एंड दैट इज इजी जॉब। तो जब हम किसी प्रॉपर्टी को इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के गैप से पढ़ते हैं तो वो इजी पड़ जाती है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हर मोमेंट पे एनर्जी कितनी प्लस या माइनस हुई, इसको रिकॉर्ड में लेना बेटा इज अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। आपकी एक जिंदगी नहीं, आप कितने जन्म लेके आ जाना, ये चीज हो ही नहीं सकती। क्योंकि सुनो क्या प्रॉब्लम है, हर एक क्षण में, हर एक कण में, यानी हर एक टाइम इंटरवल में हर एक एटम की एनर्जी चेंज होती रहती है। तो जब एनर्जी फिक्स नहीं है तो आप एक एग्जैक्ट आंसर मुझे दे कैसे सकते हैं? समझ में आ गई बात? तो स्टेट फंक्शंस क्या है? विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। इसके ऊपर डिपेंडेबल नहीं होता कि भाई ये 50 एनर्जी 100 कैसे हुई, या 100 एनर्जी 70 कैसे हुई। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हमें ये मतलब है कि बस शुरू में इतनी थी एनर्जी, बाद में इतनी हो गई, दोनों का डिफरेंस पढ़ लो। दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टेट फंक्शन। समझ गए आप लोग? तो लिखिएगा जरा यहां पे, द thermodynamic parameters which depend only upon the initial and final state of the system and are independent of the manner as to how the change is brought about are called state functions. एग्जाम्पल्स लिखिएगा बेटा, इसके पहले आप ये कर लीजिए। टेम्परेचर T1 T2 करके हम पढ़ेंगे, इनिशियल फाइनल। वॉल्यूम V1 V2 करके पढ़ेंगे।
प्रेशर P1 P2। अब समझ में आया मैं मास को क्यों नहीं ले रही? क्योंकि मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, मास तो उतना ही रहेगा ना बच्चे। इसलिए समझ में आई बात? हर चीज का एक लॉजिक है बेटा। तो एग्जाम्पल लिखिए। टेम्परेचर इनिशियल फाइनल हो सकता है, प्रेशर इनिशियल फाइनल हो सकता है, वॉल्यूम इनिशियल फाइनल हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज, ये आप पढ़ेंगे। ये होता क्या अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, एक्सेट्रा। डन। हेडिंग डालिए बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर यानी T1 और T2 आपस में बराबर। तो डेल्टा टी क्या होता है बेटा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जब टी फाइनल और इनिशियल सेम हो जाएंगे तो जीरो। तो जहां भी सिस्टम में डेल्टा टी जीरो होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट हुआ है। प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोथर्मल। दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस बेटा जिसमें कोई हीट का चेंज हुआ ही ना हो, हीट एक्सचेंज डज नॉट अकर, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज occurs between the system and the surroundings। थर्ड है आइसोबेरिक सिस्टम या आइसोबेरिक प्रॉपर्टी। नाउ आइसोबेरिक में याद रखना, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। जहां इनिशियल फाइनल प्रेशर सेम हो जाए यानी डेल्टा पी जीरो, जो कांस्टेंट प्रेशर कहलाता है। तो प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे कहते हैं हम क्या? आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस नाउ। अब देखो टेम्परेचर जीरो हो चुका है, प्रेशर भी जीरो हो गया, यहाँ वॉल्यूम जीरो होती है। तो लिखिए प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर है साइक्लिक प्रोसेस। बेटा जहां से चले वहां पर पहुंच गए। प्रोसेस इन विच द सिस्टम returns to the original state after undergoing a series of changes।
अब नोट करके एक पॉइंट याद रखना बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी होगा, और ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, तब डेल्टा टी तो जीरो होता है, साथ में डेल्टा यू या डेल्टा ई कैसे भी रिप्रेजेंट करो, इसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी सिर्फ नोट कर लो। ये भी जीरो होता है, यानी अगर किसी न्यूमेरिकल में आइसोथर्मल वर्ल्ड है तो, और आपसे पूछ लिया जाए इंटरनल एनर्जी चेंज बताओ, तो आप आंख बंद करके लिखाना डेल्टा यू या डेल्टा ई, जो उसका सिंबल है इंटरनल एनर्जी चेंज का, वो भी जीरो होता है। और ऐसी अगर कोई पूछे साइक्लिक प्रोसेस है, तो याद रखना बेटा, डेल्टा ई या डेल्टा यू जो हम इंटरनल एनर्जी चेंज बोल रहे हैं वो तो जीरो होता ही है, साथ साथ डेल्टा एच भी जीरो होता है। डेल्टा एच को कहते हैं एंथैल्पी चेंज। तो ये नोट वाली बातें हैं, इन्हें अभी नोट ही करके रखना है, डिटेल हम इसकी करेंगे मगर अभी नहीं। डन। नाउ सिक्स प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो बी वापस ए में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से ए बी में, फिर से बी ए में, फिर से ए बी में, फिर से बी ई में। मैं रुकूंगी ही नहीं बेटा, अगर मैं बोलती चली जाऊं तो ये प्रोसेस जैसे चल रहा है तो मुझे रुकना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जिस प्रोसेस में प्रोडक्ट कब बनेगा उसका कोई फाइनाइट टाइम नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि वो लगातार इंटर कन्वर्ट होता जा रहा है, इंटर कन्वर्टेबल है, तो प्रोडक्ट नहीं पता चल रहा कब बनेगा। लेकिन अगर मैं कहूं एक्स गोज टू वाई एंड द रिएक्शन स्टॉप्स, तो ये एक डायरेक्शन में गया, यूनी डायरेक्शनल है और वहीं खत्म हो गया, तो प्रोडक्ट बनते हुए दिखेंगे एक फाइनाइट टाइम के अंदर। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम रिवर्सिबल प्रोसेस को होने में लगेगा, और वो पता नहीं कितना टाइम हो, और इरिवर्सिबल प्रोसेस का टाइम मैक्सिमम से कम होगा। वो हमें नहीं पता कितना होगा, क्योंकि हर रिएक्शन अपनी स्पीड से चलेगी, तो कब प्रोडक्ट बनेगा ये नहीं बता सकते, बट ये बात पक्की है, ऐसा नहीं कि एक आपका लाइफ टाइम जॉब लग जाएगा, यानी कि सारी जिंदगी में एक ही रिएक्शन देख पाओगे। इरिवर्सिबल में एक फाइनाइट टाइम पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो चलिए जरा लिखिए रिवर्सिबल के अंदर, the process is carried out very slowly, or we can say infinitesimally slowly। इतनी स्लोली स्पीड से ये रिएक्शन इंटर कन्वर्टेबल है कि आप ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जो डिफरेंस आएगा वो भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स पता है ना, वो फोर्स जो प्रोडक्ट बनवाए, और दूसरी फोर्स मैंने क्या बोली, अपोजिंग फोर्स जो रोक रही है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ना के बराबर है। इतनी धीरे धीरे रिएक्शन चलेगा आगे की ओर कि आप कहेंगे भाई छोड़ो कोई और रिएक्शन करते। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। और यहां लिखो, द प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट infinitesimally slowly but is carried out rapidly। it takes infinite time for completion। और वहां लिखो, it takes finite time for completion।
इट इज इमेजिनरी, क्योंकि कब प्रोडक्ट बनेगा हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, एंड कैन नॉट बी अचीव्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। और वहां इट इज एक्चुअली, या इट एक्चुअली अकर्स इन नेचर, ऐसे लिखना, इट एक्चुअली अकर्स इन नेचर। अब बताओ, ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए से बी, बी से, लगातार कन्वर्जन हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, तो वर्क डन रिवर्सल प्रोसेस में मैक्सिमम है, और वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में मिनिमम मत कह देना, कहना मैक्सिमम से कम है, क्योंकि वर्क डन मिनिमम तो जीरो होता है बेटा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होता। ठीक है, तो यहां लिखिए वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम, और वहां लिखो वर्क डन इज लेस देन, या ऐसे बोलो इज नॉट मैक्सिमम, वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम। और जब मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाऊंगी तब यहां लिखना, पहले आप लिख लो इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड, तब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, अभी के लिए सिर्फ नोट कर लो। और यहां लिखो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब होता है बैलेंस। तो ये बताइए बेटा, स्टेट फंक्शन क्या होता है? मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ ऐसी ओरली। वो जो इनिशियल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करे, वो जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करे, या वो जो इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे और पाथ फॉलो से उसे मतलब नहीं होता, या कुछ भी नहीं। बताओ, स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे और उसे इस बात से मतलब नहीं कि पाथ क्या फॉलो हुआ है इनिशियल से फाइनल तक रीच करने में, इस चीज को हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। ठीक है, और ये बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चीज जीरो होती है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, या क्यू? क्यू मतलब हीट, क्यू जीरो होता है। इज दैट क्लियर? ये तो आप थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट है ना, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे बच्चे। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन। अब आपको पता है क्यू इज द सिंबल ऑफ हीट। अगर मैं कहूं क्यू इज एब्जॉर्ब्ड, या हीट इज एब्जॉर्ब्ड, या क्यू इज गिवन आउट, तो आपको ये बात तो पता है एब्जॉर्प्शन का सिंबल पॉजिटिव आएगा और इसका नेगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं कहूं किसी सिस्टम ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी है, तो आप कहेंगे मैम सिस्टम ने यानी प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी है, और यहां बोलेंगे माइनस क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने बाहर दी है, तो इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एक को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट इज गिवन टू अ सिस्टम, और ये हीट इज टेकन
out of a system. तो यानी हीट तब पॉजिटिव होगी जब एब्जॉर्प्शन हुआ, और हीट तब नेगेटिव होगी जब इट इज टेकन आउट और इट इज गिवन आउट बाय अ सिस्टम. गॉट इट डियर? अब डिटेल्स बेटा कल से वर्क की हमें पढ़नी है, तो कल करेंगे. आज इस टॉपिक को यहीं तक रोकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के इस टॉपिक को. कल से हम नया पार्ट शुरू करेंगे इसका, वर्क और हीट और वर्क जब हो जाएंगे तब हम अपने टॉपिक्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे. इज दैट क्लियर? दे बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर. So this is all done for today. Rest of all will follow tomorrow. Goodbye for now.